हेलो एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने हिंदी भाषा का महत्व मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा के रूप में इस टॉपिक का अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा में हम इससे अगले टॉपिक ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्य इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्य। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को स्पष्ट करने और व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत करने का महत्वपूर्ण कार्य प्रोफेसर B.S. ब्लूम और उनके सहयोगियों ने किया। उन्होंने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण उद्देश्यों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया, जिन्हें टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। ब्लूम थे, ये अमेरिका के शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। ब्लूम का पूरा नाम बेंजामिन सैमुअल ब्लूम है। ठीक है, इनका जन्म 1913 में हुआ था। ठीक है, इन्होंने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, जिन्हें टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। ठीक है, टैक्सोनॉमी का अर्थ है किसी विषय का व्यवस्थित वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी शब्द 2 ग्रीक शब्दों टैक्सी प्लस नोमिया से बना है, जिसका अर्थ है नियमों के द्वारा व्यवस्थित करना, अर्थात किसी भी विषय को नियमों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए उसका वर्गीकरण करना। ठीक है, ब्लूम के अनुसार शिक्षण उद्देश्यों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये 3 क्षेत्र हैं। फर्स्ट है संज्ञानात्मक क्षेत्र। जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है, इस संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत संज्ञान एवं मानसिक क्रियाएं आती हैं। ठीक है, दूसरा है भावात्मक क्षेत्र। भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत भावनाएं, दृष्टिकोण एवं मूल्य आते हैं। ठीक है, तीसरा है क्रियात्मक क्षेत्र। जो क्रियात्मक क्षेत्र है, इसके अंतर्गत शारीरिक क्रियाएं आती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला क्षेत्र संज्ञानात्मक क्षेत्र। यह क्षेत्र मुख्य रूप से विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं, ज्ञान और मानसिक विकास से संबंधित होता है। इसमें विद्यार्थी की सोचने समझने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। ब्लूम द्वारा निर्धारित जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है, यह विद्यार्थी के बौद्धिक विकास, ज्ञान, मानसिक विकास, मानसिक क्रियाएं, बच्चे की सोचने समझने की शक्ति, बच्चे की विश्लेषण करने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति, इन सब से संबंधित होता है। इस प्रकार जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है वो संज्ञान से संबंधित होता है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी की मानसिक क्रियाएं एवं संज्ञान आते हैं। ठीक है, इस संज्ञानात्मक क्षेत्र को भी ब्लूम ने 6 स्तरों में विभाजित किया है। ठीक है, जिनमें से फर्स्ट है ज्ञान। यह सबसे प्रारंभिक स्तर है। इसमें विद्यार्थी तथ्यों, सिद्धांतों और सूचनाओं को याद करता है। जो ज्ञान है, यह सबसे प्रारंभिक स्तर है, मतलब कि फर्स्ट स्तर है। इसमें विद्यार्थी कोई भी शब्द है, कोई भी तथ्य है या फिर कोई भी परिभाषा है, उनको याद करता है। जैसे कि एक शब्द आया था टैक्सोनॉमी। यह शब्द, इस शब्द का अर्थ याद करना, तो यह किसमें आएगा? ज्ञान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दूसरा है बोध समझ। इस स्तर पर विद्यार्थी सीखी हुई बातों का अर्थ समझता है और उन्हें अपने शब्दों में व्यक्त कर सकता है। उदाहरण है किसी पाठ का सार बताना और व्याख्या करना। बोध और समझ के अंतर्गत विद्यार्थी कोई भी विषय वस्तु को सीखता है, उसका अर्थ ग्रहण करता है, उसको समझता है और फिर उसको अपने शब्दों में व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, कक्ष में एक शिक्षक पढ़ा रहा है, तो बच्चा उस पाठ को पढ़ करके अपने शब्दों में उसका सार या उसकी समरी बना सकेगा। ठीक है, एवं अन्य चीज़ों की व्याख्या कर सकेगा। ठीक है, तीसरा है प्रयोग। इस स्तर पर विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान का नई परिस्थितियों में प्रयोग करता है। उदाहरण, सीखे गए नियमों को व्यवहारिक समस्याओं पर लागू करना। प्रयोग के अंतर्गत विद्यार्थी एक परिस्थिति के अंतर्गत सीखता है और दूसरी परिस्थिति में उस प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करता है। जैसे कि वह ग्रामर के नियम याद करता है और फिर उससे अलग अलग उदाहरण बनाता है। जैसे कि वह गणित में फॉर्मूलाज याद करता है और उन फॉर्मूलाज को प्रश्नों के अंतर्गत यूज करता है और उन प्रश्नों को सोल्व करता है। ठीक है, चौथा है विश्लेषण। इस स्तर पर विद्यार्थी विषय को विभिन्न भागों में विभाजित करके उनके संबंधों को समझता है। उदाहरण है
किसी कविता या पाठ के मुख्य तत्वों का विश्लेषण करना। इस स्तर पर विद्यार्थी किसी भी विषय को विभिन्न भागों में विभाजित करके उनके संबंधों को समझता है। जैसे कि सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, तो उन तो सामाजिक विज्ञान को विद्यार्थी विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत विभाजित करके और उनको समझ सकता है। ठीक है। पांचवा है संश्लेषण। इस स्तर पर विद्यार्थी विभिन्न तथ्यों और विचारों को जोड़कर नया विचार या नई रचना प्रस्तुत करता है। उदाहरण है नई योजना बनाना, नई रचना करना। कक्ष में विद्यार्थी एक शिक्षक से पढ़ता है, ठीक है, और उस विषय वस्तु को वह अन्य जगह प्रयोग में करता है। जैसे कि कक्ष में शिक्षक विभिन्न विद्यार्थियों से एक निबंध लिखवाता है और दूसरे दिन विद्यार्थियों से कहता है कि कल जो मैंने निबंध लिखवाया था सेम उसी टाइप का निबंध अपने शब्दों में लिखो। तो विद्यार्थी क्या करेंगे, अपने तथ्यों एवं अपने खुद के नए शब्दों को जोड़ करके एक निबंध लिखेंगे। ठीक है। छठा है मूल्यांकन। यह संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर है। इसमें विद्यार्थी किसी विचार, सिद्धांत या कार्य का मूल्यांकन और निर्णय करता है। उदाहरण है किसी विषय पर तर्कपूर्ण निर्णय देना। यह संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर है। फर्स्ट स्तर था ज्ञान और सर्वोच्च स्तर है मूल्यांकन। ठीक है। इसका मतलब है कि किसी भी विषय पर तर्कपूर्ण निर्णय देना। जैसे कि बच्चों से पूछते हैं तुमने कक्ष में जो कविता पढ़ी है यह तुमको अच्छी लगी या नहीं लगी, और अगर नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी। ठीक है। दूसरा क्षेत्र है भावात्मक क्षेत्र। यह क्षेत्र विद्यार्थी की भावनाओं, रुचियों, मूल्यों और दृष्टिकोण से संबंधित होता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास होता है। भावात्मक क्षेत्र विद्यार्थी की भावनाओं, दृष्टिकोणों और उसके मूल्यों से संबंधित होता है। ठीक है। और इससे बच्चे का सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास होता है। ठीक है। ब्लूम ने भावात्मक क्षेत्र को 5 स्तरों में विभाजित किया है। ब्लूम ने संज्ञानात्मक स्तर को 6 भागों में विभाजित किया था और ब्लूम ने भावात्मक क्षेत्र को 5 स्तरों में विभाजित किया है। पहला है ग्रहण। विद्यार्थी किसी विचार या विषय को सुनने और स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। जैसे कि कक्ष में शिक्षक पढ़ा रहा है तो विद्यार्थी उस विषय वस्तु को ध्यान से सुनते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। दूसरा है प्रतिक्रिया। विद्यार्थी विषय में सक्रिय भागीदारी करता है और प्रतिक्रिया देता है। जैसे कि कक्ष में शिक्षक पढ़ा रहा है तो बीच बीच में शिक्षक जब प्रश्न करता है विद्यार्थियों से तो विद्यार्थी सक्रिय रूप से उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ठीक है। तीसरा है मूल्यांकन। विद्यार्थी किसी विचार या मूल्य को महत्व देता है और उसे अपनाता है। जैसे कि कोई विद्यार्थी स्वच्छता को महत्व देता है तो उस पर यह प्रभाव पड़ता है कि वो अपनी कक्षा को साफ एवं स्वच्छ रखता है। ठीक है। चौथा है संगठन। विद्यार्थी विभिन्न मूल्यों को व्यवस्थित करके अपनी मूल्य प्रणाली विकसित करता है। जैसे कि कोई विद्यार्थी है वो ईमानदारी के साथ कार्य करता है, वह अनुशासन में रहता है, तो ये मूल्य विद्यार्थी के अंतर्गत आ जाते हैं और ये मूल्य विद्यार्थी के अंतर्गत मूल्य प्रणाली को विकसित करते हैं। ठीक है। पांचवा है चरित्र निर्माण। इस स्तर पर विद्यार्थी उन मूल्यों को अपने व्यक्तित्व का स्थायी भाग बना लेता है। जैसे कि कोई विद्यार्थी कभी झूठ नहीं बोलता है, हमेशा सत्य बोलता है, ईमानदारी के साथ कार्य करता है, तो ये मूल्य उसका एक स्थायी भाग बन जाते हैं और इससे ही उसका चरित्र निर्माण होता है। ठीक है। अब हमारा तीसरा क्षेत्र है क्रियात्मक क्षेत्र। यह क्षेत्र विद्यार्थी की शारीरिक क्रियाओं, कौशल विकास से संबंधित होता है। इसमें विद्यार्थियों के व्यवहारिक कौशल और गतिविधियों का विकास किया जाता है। ठीक है। जो क्रियात्मक क्षेत्र है वो विद्यार्थी की शारीरिक क्रियाओं एवं उसके कौशलात्मक विकास से संबंधित होता है। इससे बच्चा जो भी शारीरिक गतिविधियां करता है एवं बच्चे के द्वारा जो भी कौशल विकसित किए जाते हैं ये सभी क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से निम्न कौशलों का विकास होता है। मुख्य रूप से 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत इन चारों कौशलों का विकास होता है। ठीक है।
इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थी अपने कौशलों को विकसित करता है और सीखने की प्रक्रिया को व्यवहार में लागू करता है। इस प्रकार ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ने के बाद में यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में अत्यंत सहायक है एवं यह शिक्षक को यह समझाने में सहायता करती है कि विद्यार्थियों में ज्ञान, भावात्मक विकास एवं क्रियात्मक विकास कैसे किया जाए। ठीक है, इसलिए ब्लूम द्वारा निर्धारित प्रणाली अत्यंत आवश्यक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सुझाव देने के लिए कमेंट कीजिए एवं इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।